तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हमारे रिसोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या उनका प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारे रिसोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे रिसोर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि कैसे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेजेंडरी लेक्चर सीरीज। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि जाने अनजाने में जिसको हम काफ़ी इग्नोर करते हैं, जिसके बारे में हमारे पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है एंड दो दे आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, पर हम उन पे थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। तो विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट जिसको हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स के बारे में जानकारी के लिए हम देखेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे रिसोर्स डेवलप कैसे किए जा सकते हैं, हम अपने रिसोर्स की प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल कैसे कर सकते हैं, और साथ में वी विल आल्सो बी लुकिंग एट द वेज बाय व्हिच वी कैन मीट द चैलेंजेस व्हिच आवर रिसोर्सेज आर फेसिंग। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कभी आपने ये नोटिस किया कि जैसे हमारी गर्मियों की छुट्टी होती है, सबसे पहले दौड़ के हम अपनी बुकिंग्स कराते हैं कि आज हमें पहाड़ों पे जाना है, चाहे आप शिमला जाए, चाहे आप मनाली जाए, चाहे आप कुल्लू जाए, देयर कैन बी डिफरेंट एरियाज, लेकिन पहाड़ हमारा हमेशा फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है। अब इस डेस्टिनेशन पे हम क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमें अच्छे वहाँ पे हरी भरी पेड़ देखने के लिए मिलते हैं, अच्छी फ्रेश रिवर्स देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे आप जाएंगे तो पहाड़ों का जो अपना एक ऑरा होता है कि जहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन होता है और हमारा मन करता है कि बस यहीं पे फार्म लेके और हम यहाँ ठहर जाए। और जब हम वापस अपने शहरों की तरफ आते हैं तब हम हर इन सब चीज़ों को मिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर हम ये मिस क्यों करते हैं, और अगर मिस कर रहे हैं तो ये समझिए कि अगर लॉन्ग टाइम तक ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से निकाल दी जाए देन हाउ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विल बी पॉसिबल। तो इसी चीज़ों से रिलेटेड ये डिस्कशन आज का जो है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जिन माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं, जिन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिन रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम देखना इतना पसंद करते हैं, वो एक्चुअली में हमारे रिसोर्स हैं। Environment has given us these resources, but these resources are just lying as a neutral stuff in the environment जब तक कि human beings इनके बारे में seriously नहीं सोचते या इनको develop नहीं करना चाहते। तो resource बनने के लिए किसी भी एलिमेंट की ये ज़रूरत है कि मैन के पास उतनी सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि वो न्यूट्रल स्टफ को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके। Therefore, we can say that there is an integrated relationship between man and nature. Nature हमें न्यूट्रल एलिमेंट्स देता है और मैन अपने टेक्नोलॉजी से उनको कन्वर्ट करता है। तो therefore, what is technology? Technology plus institutional setup of man is called as culture. तो जो रिसोर्स का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है आप उसमें देखेंगे, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स: मैन एट द सेंटर, taking elements from the nature and converting them into resources with the help of the culture. And what is culture? I have already mentioned. हमारा जो technological setup है, हमारे जो institutional setup है, उन दोनों को मिला के हम कल्चर बनाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत तभी तक मैन को पड़ेगी जब हमें उसकी सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिलेगी, जब हमारे इंस्टीट्यूशंस को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वरना कोई भी चीज़ आपके पास है जो इट इज़ लाइंग अनयूज्ड और आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते, तो इट हैज़ नो वैल्यू इन योर लाइफ एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बिकम अ रिसोर्स। रिसोर्स बनने के लिए बहुत ही ज़रूरत है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो और उस रिसोर्स की utility for humankind. Therefore, students, simply if we say what is resource, we can say that resource is nothing but any element of the environment which has utility for the mankind. तो अगर हम बात करें हमारी नदियों की, when we have natural flowing rivers, right? माउंटेनस एरिया में मैंने अभी आपको कहा है हम गर्मी की छुट्टी में जाते हैं। अब वही रिवर अगर बह रही है तो हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट मोमेंट it gives us hydroelectricity, moment it gives us entertainment because we go for swimming, we go for river rafting, then it is utilized for consumption purposes, it is utilized for many other domestic purposes and other many other you can say industrial purposes as well. तो जैसे इन purposes को serve करती है, that river automatically becomes an important resource for us. तो अभी तक हमने ये जाना कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स इज समथिंग विच सर्व्स द यूटिलिटी ऑफ द मैन।
रिसोर्स का प्रोसेस कैसा होता है? प्रोसेस है जब मैन, नेचर एंड कल्चर तीनों इकट्ठे आते हैं, देन अ रिसोर्स इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट टू अ कंप्लीट रिसोर्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सोसाइटी। अब स्टूडेंट्स, इट इज वेरी एसेंशियल टू नो कि किसी भी एलिमेंट को अब आप पूछेंगे कि अच्छा मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप उसे रिसोर्स बना सके, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पे ये बात जानने की बिल्कुल जरूरत है कि किसी भी रिसोर्स के या किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने की हमारा रिसोर्स बन सकता है। आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट दीज रिसोर्सेज शुड बी फंक्शनल इन नेचर, दे शुड बी ऑपरेशनल इन नेचर। एंड फंक्शनल एंड ऑपरेशनल की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है। फंक्शनल मीन्स द थिंग विच यू वांट टू कन्वर्ट एज अ रिसोर्स शुड हैव एबिलिटी टू गिव सैटिस्फैक्शन टू ह्यूमन काइंड। तो मान लीजिए अगर आप जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया फ्लोइंग रिवर का, तो जैसे फ्लोइंग रिवर मैन की जरूरतों को पूरा करती है, तो ऑटोमेटिकली हैव अ फंक्शन टू परफॉर्म, तो वो आपका रिसोर्स बनती है। सिमिलरली ऑपरेशनल वुड मीन कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ऑपरेशनलाइज करने की कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास कोई सामान है और मैं उस सामान को किसी भी तरीके से ऑपरेशनल नहीं बना सकती हूँ, सो देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स फॉर मी, क्योंकि वो मेरी जरूरतों को ना ही पूरा कर रहा है ना ही मैं उसे ऑपरेट कर पा रही हूँ। सो ऑपरेशन वुड डेफिनेटली मीन कि अपने टेक्नोलॉजी की मदद से मैं उसको कितना ऑपरेट कर सकती हूँ, कितना कन्वर्ट कर सकती हूँ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक रिसोर्स में होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है then it will not be called or qualified to become a resource. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है और वो हमारे अभी तक के डिस्कशन में जो निकल के आई है कि रिसोर्सेज आर मैन्स क्रिएशन। क्यों? क्योंकि मैन थ्रू देयर स्किल्स, man through their technological development, and we know that we human beings have a great crave for development of technology, and man through their abilities, because man has great abilities, इतने great scientists हमें produce कर रहे हैं और उनकी abilities के भरोसे पे हमने world में कितना कुछ change और develop किया है। तो ये जो man है ये अपनी इन्हीं चीज़ों से किसी भी चीज़ को transform करने की शक्ति रखता है, and this transformation actually create resources. तो सिंपली अगर हम कहना चाहें, we cannot deny this fact that resource is nothing but they are actually the creation of human beings. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि resources should be dynamic in nature. आजकल अगर आप डायनेमिसिटी की बात करें तो इवन ह्यूमन बीइंग शुड बी डायनेमिक, एंड ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। अगर आप डायनेमिक नहीं हैं, आप कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, तो आपकी भी मार्केट वैल्यू जीरो हो जाती है। यू आर ऑल्सो नॉट ऑफ एनी यूज टू एनीबडी। सिमिलरली अ रिसोर्स शुड बी dynamic. It should have the ability to change itself with time. और ये चेंज डिपेंड करता है हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। हम जितनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे हम उतने ही अपने रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उन्हें एक्सपैंड कर सकते हैं। और जितना हम अपनी टेक्नोलॉजी को पुअर बनाते रहेंगे और जितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट करते रहेंगे, we can also contract these resources. तो उसके expansion and contraction देखा जाए तो again it is dependent on the human being and the level of their technological development. Therefore students, once again we are summarizing the points कि आखिर हमारे resource किसी भी चीज को identify करने के लिए as a resource, what are the characteristics we have to see? Number 1, it should be functional and operational in nature. Number 2, it should be considered as a part of man's creation. And number 3, it should have dynamicity in it. और जैसे कि मैंने आपको बताया, even human resource should be dynamic. If you are not dynamic, you have no place in the market. यहाँ पे एक फैक्ट को जानने की बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो इसको जानने की बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स। वो ये है कि जब से हमारी पॉपुलेशन हैज़ रीच्ड 6 billion level, if we say, then it has been noticed through different surveys, through different assessments at the world level, कि 16% of the population of the world is utilizing around 80% of the resources. अब यहाँ पे इस चीज को जरा गौर से देखिए, 16% पॉपुलेशन और 80% रिसोर्सेज को यूज करता है। इसका मतलब हमारी 20% पॉपुलेशन कितने हमारे रिसोर्सेज, जो 20% रिसोर्सेज जो बचते हैं उसको 84% of the population has to use it. So this regional inequality, this mass inequality which is existing, इसकी वजह से हमारी global peace, हमारी global security जो है वो खतरे में है। And therefore, looking into all these factors, हमारे पास resource को conserve करने का एक बहुत बड़ा major challenge है। Stating this fact was very important to know that why we have to conserve our resources. अब इससे पहले कि
हम रिसोर्स कंजर्वेशन से बाकी चीज़ों की बात करें, वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं ना। बहुत ही सिंपल तरीका है, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच और डिफरेंट प्रीमाइस ऑन द बेसिस ऑफ विच रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड। तो यहाँ पे देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स बाय विच वी विल बी डूइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं। सेकेंड थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। Third thing is who is the owner of that resources, so that means on the basis of ownership. Fourth is what is the status of development of that resources. तो एक को अब हम सिंगल हैंडेडली डील करते हैं। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 मेजर कैटेगरीज। बहुत ही सिंपल है, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक को हम एबायोटिक भी कई बार कहते हैं। सो बायोटिक एंड एबायोटिक, दीज आर द 2 मेजर क्लासिफिकेशन। बायोटिक एज द वर्ड इंडिकेट्स इज कमिंग आउट ऑफ बायोस्फीयर, यानी जो भी वो ऐसे रिसोर्सेज हैं which have life in them, they are called as the biotic resources. तो हमारे जितने मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बर्ड्स, हमारी सॉइल अगेन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इससे पहले कि हम अपने आप को भूलें, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इवन ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली द बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द नेचर। दूसरी चीज आती है हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज। अब सिंपली आपको ये याद रखना है कि बायोटिक का उल्टा एबायोटिक। सो एबायोटिक विल बिकम दोज रिसोर्सेज व्हिच ऑफ कोर्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम, जैसे कि हमारे रॉक्स हैं, हमारे मिनरल्स हैं। ये सब दो दे आर रिसोर्सेज, दो दे सर्व द नीड ऑफ द ह्यूमन काइंड, बट दीज डू नॉट हैव लाइफ इन देम। So this is the major difference between these kind of resources, biotic and abiotic, and this classification is based on the origin. दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन दी एग्जॉस्टिबिलिटी। अब कितने हमारे रिसोर्स ऐसे हैं जो एग्जॉस्टेबल है और कितने हमारे नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, और इसीलिए हम इनको क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम अपनी टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, केमिकल और डिफरेंट प्रोसेसेस से रिन्यू कर सकते हैं, उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं और उनको दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप बात करें फॉरेस्ट की, मान लीजिए आपने फॉरेस्ट, यू हैव कट डाउन फॉरेस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट अगेन थ्रू योर प्लांटेशन ड्राइव, थ्रू एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, यू कैन ब्रिंग दैट रिसोर्सेज टू द सेम लेवल। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर रिसोर्सेज कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डिस्पाइट दैट दे आर इन वेरी शॉर्ट सप्लाई एंड वी कैन नॉट रिन्यू देम आल्सो। तो सोचिए कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, शॉर्ट सप्लाई में भी है, हम उन्हें रिन्यू भी नहीं कर सकते एंड देयरफॉर दे बिकम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन आखिर हम उन्हें रिन्यू क्यों नहीं कर सकते? इसका मेजर रीजन ये है कि इन रिसोर्सेज को बनाने में they have been forming till 100 millions of years throughout the geological time scale. अब अगर आप इनको ओवर यूटिलाइज कर लेंगे, इनको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, तो अब आपके पास उनको दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए यू रिक्वायर सेम काइंड ऑफ टाइम पीरियड व्हिच इज completely impossible. Therefore, they are called as exhaustible resources and they are also called as non-renewable resources. और इन non-renewable resources को आज की डेट में प्रोटेक्ट करना, because they are under short supply, since I've already mentioned वो बहुत important resources हैं, हम उनको अपनी काफ़ी चीज़ों के लिए massively use करते हैं और exploit कर रहे हैं, धीरे धीरे वो deplete हो रहे हैं. So it is emerging as a major resource challenge in front of the world. और इसको हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा ना हो कि हम अपने इतने प्रेशियस रिसोर्सेज से हाथ धो दें. आगे बढ़ते हैं हम तीसरी क्लासिफिकेशन की पे. तीसरी क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस्ड ऑन द ओनरशिप. Now, who actually is the owner of that particular resource? तो हमारे पास है इंडिविजुअल रिसोर्स. मान लीजिए मैं शहर में रहती हूँ, मेरे पास अपने प्लॉट है, मेरे पास अपने फ्लैट्स है, मेरे पास अपना फार्म हाउस है. सो दीज आर द इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दैट इज माय प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी. उसके बाद मेरे पास कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे पास नहीं है. कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ सेक्शन ऑफ पीपल, एंड देयरफॉर अगर आप बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप के एग्जांपल्स हैं जैसे चौपाल, जो सब लोग यूज कर सकते हैं. गांव में आप देखेंगे देयर आर कॉमन लैंड व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल द विलेजर्स. शहरों में आप बात करेंगे देयर आर कम्युनिटी हॉल्स व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी. सो दीज रिसोर्सेज आर डिफाइंड एज द कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसमें एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि काफी सारे लोगों की साझेदारी होती है. तीसरे हमारे रिसोर्स है वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज नेशनल रिसोर्स.
अब नेशन की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ हमारे नेशन के अंदर ही आती है, हमारे सारे मिनरल रिसोर्स, हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स, हमारा वाटर रिसोर्स, हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स, एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और हम ओशियनिक रिसोर्सेज की भी बात करें तो अप टू 12 nautical miles जो हमारा रिसोर्सेज है, दैट इज ऑल्सो अंडर द पर्व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर टू टेक individual and community property for developing the nation। मान लीजिए आपके घर के पास से अगर रोड निकलती है, आपके घर के पास से कोई मेट्रो डेवलपमेंट हो रहा है या कोई एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट हो रहा है और आपका फील्ड्स वहाँ पे है या आपके घर वहाँ पे है, तो गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट हैव ऑल द राइट्स टू टेक दिस प्रॉपर्टी फॉर डेवलपिंग द नेशन। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि ये तो गवर्नमेंट ऐसे कैसे कर सकती है, हमारी प्रॉपर्टी है उसको ले लिया, बट देन लॉज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे पास एक लैंड एक्विजिशन बिल भी है और लैंड एक्विजिशन बिल के तहत बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कॉम्पनसेशन टू दीज पीपल गवर्नमेंट कैन टेक देयर लैंड। और कई बार कॉम्पनसेशन देने के साथ साथ गवर्नमेंट उन्हें ऑल्टरनेटिव लोकेशन भी ऑफर करती है। So this shows that government can utilize these resources for meeting the larger national needs। चौथी चीज जो है हमारे रिसोर्सेज है वो है हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे आपको पता ही है हमारे पास एक से एक बढ़कर कंट्री है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑन दीज रिसोर्सेज, बट देयर आर इंटरनेशनल एजेंसीज जिन्होंने स्ट्रिंजेंट लॉज और रेगुलेशंस बनाए हुए जिसके तहत कोई भी इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता। और अगर करना चाहते हैं या कहीं मान लीजिए किसी नेशन को बहुत जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल एजेंसी फील कि ये कंट्री इनको यूटिलाइज कर सकती है, देन दे हैव टू डू इट थ्रू सर्टेन प्रॉपर प्रोटोकॉल्स एंड अंडर द पर्व्यू ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें एंड स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल वाटर्स की भी बात करें तो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हर कंट्री अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट इट इज कंसिडर्ड एज एन ओपन वाटर। तो इस ओपन वाटर में नो कंट्री हैज देयर शेयर, एवरीबॉडी हैज देयर शेयर, बट देयर यूटिलाइजेशन इज सोलली गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसी। तो ये तो थी ओनरशिप की बात, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो लास्ट क्लासिफिकेशन हमारे रिसोर्सेज का है दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि आखिर रिसोर्स जो है वो किस डेवलप स्टेज पे पहुंचा है। तो यहाँ पे हमारी 4 कैटेगरीज हैं डेवलप्ड स्टेज पे, यहाँ पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्स हमारे जैसे कि आप वर्ड इंडिकेट्स, मान लीजिए हम किसी बच्चे को कहते हैं दिस चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो, कहते हैं ना, बहुत बार हम ये चीज कहते हैं कि अच्छा इसमें पोटेंशियल है और इसमें पोटेंशियल नहीं है। तो दैट अगेन अप्लाइज टू द सेम थिंग कि दोज रिसोर्सेज or those elements which have potential that they can be converted into resources provided we develop suitable technology to use them। जैसे कि हमारा गुजरात और राजस्थान का ऐसा एरिया है कि जहाँ पे there are vast open areas and a lot of solar energy can be developed over there, wind energy can be developed over there, लेकिन अभी तक हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए कि हम लार्ज स्केल वहाँ पे इस प्लांट को चैनलाइज कर सके और उसका यूज उठा सके। बट मे बी इन फ्यूचर वी विल डेवलप देम, एटलीस्ट वी हैव द एरियाज व्हिच हैव द पोटेंशियल। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो हैं जिनके बारे में हमने सारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट और एक इन्वेंटरी बना लिया है। वो कहाँ है, कितना है, कैसा है, कितने क्वालिटी का है, ये सारा डेटा हमारे पास है। ओनली प्रॉब्लम वी आर लैकिंग इज कि ना तो हमारे पास उनको डेवलप करने की अभी टेक्नोलॉजी है और ना हमने एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आइडेंटिफाई करी है कि क्या इनको यूज करने से हमें कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। Once we will identify that, once we will develop this technology, these resources can also be used। तीसरी चीज है हमारे स्टॉक। स्टॉक जैसे हम देखेंगे हम सबके घर में एक स्टॉक होता है, अच्छा ठीक है ये आज ज्यादा मेहमान आ रहे, कोई नहीं, हमारे पास स्टॉक में एक और डिनर सेट रखा है, हमारे पास स्टॉक में एक और कप सेट रखा है। तो व्हाई डू वी कीप अ स्टॉक ऑफ समथिंग? स्टॉक इसीलिए ताकि जरूरत पड़ने पे हम उस चीज को यूज कर सके। सो सिमिलरली स्टॉक रिसोर्सेज आर देयर जिनके जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड देम कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स, बट टिल डेट नो टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू यूटिलाइज दिस स्टॉक। मे बी इन फ्यूचर we can develop the technology and we can use them, so they are lying as a great stock for us। And last category, last but not the least of course, is the reserve।
Reserve or anything is just like a subset of the stock resources. ये हमारे पास अवेलेबल है and we have saved them, we have reserved them कि हम उनको फ्यूचर में यूज करेंगे. और फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे? by developing a suitable technology for them. Because जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, everything is an interplay of man, nature and culture. And what is culture? The technology and the institutional setup. So once that setup is there, once the technology is there, all potential, all developed, all stock reserves will become and work as a resource for us. So students, finally let us see and let us summarize that what we have understood in this entire discussion. We have understood resource आखिर क्या है, क्यों ये resources हमारे लिए important है, हमारे रिसोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या उनका प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारे रिसोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे रिसोर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि कैसे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं. तो अभी तक हमने रिसोर्स की जितने भी एस्पेक्ट्स देखे. अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है और कैसे हमें अपने रिसोर्सेज की एट द नेशनल लेवल एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है. एंड देयरफॉर वी विल आल्सो बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लान. सो enjoy this video and I hope you have liked the concept of the resources, and now maybe you will seriously think about it, that what are these resources which are lying near us and how we have to secure these resources to meet different challenges. Thank you. तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर.